नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीनॉ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। आज के मार्केट महारथी हमारे गौतम शाह हैं, गोल्डीलॉक्स रिसर्च के फाउंडर CIO। गौतम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गौतम, स्क्रीन को देख के पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों का एक व्यू बन रहा है कि कहीं बाजार में जो पंच था, जो एक तेजी का जो माहौल था, क्या वो कॉम्प्रोमाइज होता चला जा रहा है? क्या हम किसी एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं या ये एक साइडवेज टाइम वेज कंसोलिडेशन का केस बन रहा है? आप कैसे देख रहे हैं स्क्रीन को पास कुछ दिनों से? गुड मॉर्निंग अजय जी। अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रेडिंग एक्शन देखें तो हमने ये देखा कई बार कि बाजार 3-6 महीने के लिए चलता है और फिर एक रेंज में चला जाता है। आई थिंक अर्ली दिस ईयर भी ऐसे ही हुआ था। अगर आपको याद होगा, जनवरी से मई तक हम एक 1000 पॉइंट के निफ्टी के रेंज में थे, जहां पर काफी कंफ्यूजन थी कि बाजार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। और उसके बाद ऑब्वियसली उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी और उसके बाद काफी बड़ी मूव आई। सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग है, डाउनसाइड ज्यादा है नहीं। और जिस तरीके से मार्केट ने ग्लोबल और लोकल डेवलपमेंट्स को रिसेंटली हैंडल किया है, मेरा तो मानना है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये अभी जारी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स 10-12-15% गिरे हैं, इंडियन मार्केट्स 4% गिरा है। और जिस तरह से ये 24,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी अच्छा है। कोई टॉपिंग आउट साइंस है नहीं। हो सकता है कि बाजार कुछ हफ्तों के लिए एक रेंज में रहे। 23,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में 24,400 500 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो कुछ टाइम इस रेंज में मार्केट और स्पेंड कर सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होगी और इस मार्केट में हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। और ये एक स्ट्रैटेजी पिछले 2-2.5 साल में हमेशा से काम किया है और इंडिया के जो पॉजिटिव्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो आई थिंक अब जब फेड रेट कट आता है और ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे तो इंडियन मार्केट्स वापस अच्छा करेगा। सो आई थिंक ऑल इज वेल ऑन द चार्ट्स। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, कुछ हफ्ते और चल सकती है, बट द ट्रेंड इज अप। ऑल राइट, एक तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इस टाइम वाइज साइडवेज कंसोलिडेशन को कमजोरी का साइन ना माने, बाजार अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर हम एक मीडियम टर्म व्यू लें, एकदम डे टू डे व्यू के बियॉन्ड, तो क्या रेंज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आती है? नीचे में कहां पे आपको मजबूत बाइंग के सपोर्ट्स हैं और ऊपर में कुछ एक बड़ी रेंज आप बता सके जिसमें हमारे व्यूअर्स खेल सकें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बजट का दिन था और इलेक्शन का दिन था, वो दोनों दिन का जो लो था वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। सो उसके हिसाब से जो 23,950 24,000 का जो एरिया है, आई थिंक इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि हर बार जब निफ्टी उस लेवल के आसपास जाता है तो वहां डिमांड आती है। सो द फर्स्ट मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट इज अराउंड 23,950। वहां पर हमारे मूविंग एवरेजेस भी हैं और वहां पर हमारे पैटर्न स्टडीज के हिसाब से भी अच्छी सपोर्ट है। अगर वो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण अगर ब्रेक होता भी है तो आई थिंक 23,500 23,600 एक इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है। तो मेरे हिसाब से 23,500 नीचे में और 25,000 ऊपर में, जहां से हम अभी गिरे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, ये 1,500 पॉइंट का ब्रॉड रेंज एक बार बाजार इस रेंज में रहेगा। और इवेंचुअली आई थिंक दिस इज स्टिल अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। सो सेक्टर्स में काम कीजिए, थीम्स में काम कीजिए, निफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी को इंपॉर्टेंस देंगे तो आपको लगेगा कि बाजार में कुछ नहीं हो रहा है, बट इंटरनली काफी स्ट्रेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इंडिसेस के बियॉन्ड की बात की, चलिए हम भी वहीं बढ़ते हैं। फार्मा स्पेस में, चाहे वो लुपिन हो और बिंदो हो और मिड टियर स्टॉक्स में भी काफी जबरदस्त काम हो रहा है। आपके रेडार पे फार्मा के कौन से स्टॉक्स हैं? क्या आपको ये फार्मा की स्ट्रेंथ जारी रहती हुई नजर आती है? हाँ, ये एक मेगा ट्रेंड है और ये मेगा ट्रेंड पिछले 18 महीनों से जारी है और मुझे लगता है कि यहां से भी और अच्छी अपसाइड मिलनी चाहिए। अगर आप सन फार्मा को देखें तो एकदम स्ट्रक्चरल सी स्टोरी है, ऑलमोस्ट एवरी वीक इज अ हायर हाई और लग रहा है कि यहां से और चलेगा। फंडामेंटल्स आर इन प्लेस। आई थिंक द बिग पॉजिटिव डेवलपमेंट इज पिछले जो 2-3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं कई फार्मा कंपनीज के, वो काफी अच्छे थे और उसने प्राइस एक्शन को जस्टिफाई किया। तो फार्मा इंडेक्स में मुझे यहां से भी 10 से 15% की तेजी लगती है। सन फार्मा काफी अच्छा सेटअप है, डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगता है, अल्केम लैब्स में काफी अच्छी सेटअप है। सो ब्रॉडली अगर आप देखें तो फार्मा इंडेक्स में यहां से 15% की तेजी लगती है हमें, और सारे जो टॉप स्टॉक्स है उसमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। गौतम, एक और स्पेस जो 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद उभर के आ रही है, कुछ 5-6 स्टॉक्स है वहां पे, वो है इंश्योरेंस। अपने एक्सट्रीम सोल्ड ऑफ एरिया से तो रिबाउंड हुए और एक इनिशियल एक्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। क्या आपको भी इंश्योरेंस किसी स्टॉक्स में रुचि है और आप इस स्पेस को देखते हैं?
देखिए, इंश्योरेंस का जो थीम है 3 साल तक उसने अंडर परफॉर्म किया और पिछले 6 महीनों में अगर आप इंश्योरेंस को देखें तो काफ़ी अच्छा कमबैक रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में इतना अच्छा मूवमेंट है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर 3 साढ़े 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आई है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सीज़ टू प्ले जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारा फेवरेट है और मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। साथ-साथ में आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ दोनों में अच्छी मूव आई है पिछले 2-3 महीनों में और आई थिंक तेजी बनी रहनी चाहिए। और अभी मार्केट का फोकस ही हो गया है कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, पेडिग्री है और जिसने पिछले 2-3 सालों में कुछ नहीं किया उसमें कमबैक आ रहा है। आप देखिए जुबिलेंट फूड्स में क्या कमबैक आया, आप देखिए इंडिगो में क्या कमबैक आया, आप देखिए केमिकल स्टॉक्स में कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है, चाहे वो दीपक नाइट्रेट्स हो। तो आई थिंक अब मार्केट ऐसा हो गया है कि जो फैंसी स्टॉक्स थे वहां से आई थिंक स्मार्ट मनी इज मूविंग टू न्यूअर नेम्स। आईटीसी को देख लीजिए 400 से 500 वापस वो होल्ड कर रहा है। तो नए नए स्टॉक्स अब इस मार्केट में निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये आरती इंडस्ट्री का कल 15% का फॉल ना आया होता जिसने पूरे केमिकल स्पेस में वापस से थोड़ा डर का माहौल बना दिया, लेकिन पिछले 2 महीने में कई केमिकल स्टॉक्स रिबाउंड किए हैं। आपका क्या व्यू है, क्या वो बॉटम हो गया स्पेस या अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर आप कस्टम इंडेक्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि बॉटम बन गया है और यहाँ पर और अच्छी तेजी अगले 3 से 6 महीनों में मिलेगी। बट केमिकल स्पेस में भी आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा क्योंकि दीपक नाइट्रेट अगर आप देखें तो एकदम एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है और आरती इंडस्ट्रीज का रिजल्ट खराब आया। रिजल्ट एक्चुअली खराब नहीं आया, गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं आई, उसके कारण उसमें फॉल आया। तो अभी क्या है, मार्केट एकदम हाई एक्सपेक्टेशन से चल रहा है, तो जहां पर भी थोड़ी बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट आती है अर्निंग्स में तो फॉल आ जाती है। तो एक बार आरती इंडस्ट्रीज का तो सेटअप खराब हो चुका है, बट अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज को देखें, गुजरात फ्लोरो, नोसिल, गैलेक्सी सर्विसेज और ऑब्वियसली दीपक नाइट्रेट, ये सब सेटअप्स काफी अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीनों में इसमें अच्छी आउट परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। आप अभी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे हैं केमिकल पे और वो वन ऑफ लग रहा है आपको शायद आरती का। अच्छा चलिए, ये आपने आईटीसी की बात की, आईटीसी की तो अच्छा रिबाउंड किया ही, उसके साथ में दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स भी कई लार्ज कैप एफएमसीजी और मिड टीयर कंज्यूमर जैसे कुछ रिटेल वैल्यू रिटेलर्स, इनफैक्ट इवन ट्रेंड, वो पूरा कंजम्पशन का बास्केट में काफी अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। आपको क्या पसंद आता है वहां पे? देखिए, कंजम्पशन बास्केट में काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स भी हैं, सो आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किस में खरीदारी कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि आईटीसी और एचयूएल आर स्टिल द बेस्ट प्रॉक्सीज टू प्ले एफएमसीजी ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, लो बीटा भी है और अगर चलता है तो इसमें स्मार्ट मनी एक्शन काफी अच्छा हो सकता है। जैसे आईटीसी को 400 से 500 होने में कुछ महीने लगे और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लग रहा है कि 500 से 600 650 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एफएमसीजी एज अ बास्केट वी लाइक अलोंग विद फार्मा, और इसमें आईटीसी और एचयूएल में काम करे और फिर गोदरेज कंज्यूमर में अगर काम करे तो बेटर रहेगा, दूसरे स्टॉक से दूर रहनी चाहिए। गौतम, ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ नाम आपके रेडार पे निकल के आ रहे हैं सेलेक्ट, क्योंकि वहां पे शायद पूरा बास्केट केस लेना उचित ना हो क्योंकि वो चला हुआ स्पेस है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स वहां पे। देखिए, इस लेवल्स पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम नहीं है। कितने स्टॉक्स 30 40 50 60 80 पी पे चल रहे हैं और जस्टिफाई हो रहे हैं क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो सबको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट इन अर्निंग्स होती है या कुछ भी ग्लोबल फैक्टर्स आते हैं तो काफी जो ये हाई वैल्यूएशन कंपनीज है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वहां करेक्शन आ सकती है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी की ओर जा रहे हैं। हमें ऑटो एंसिलरी एज अ बास्केट काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो उसके जो टॉप 3-5 कंपनीज हैं which is also a proxy to the EV theme, that's a basket one should look at. Cement हमें अच्छा लगता है, I think cement is one space that we like. फिर the entire travel tourism space, चाहे वो इंडियन होटल्स हुआ, इंडिगो हुआ, लेमन ट्री और काफी ऐसे जो स्टॉक्स हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, वो स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम है जो हम 2 साल से बात कर रहे हैं उसमें अच्छी सी कंसोलिडेशन हो रही है बट वहां पर भी तेजी जारी है। इंटरेस्टिंग। सीमेंट में थोड़ा और बात कर लेते हैं। हमने काफ़ी कंसोलिडेशन सीमेंट में देखा है। अभी बड़े कंपनी छोटे कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ पा रहे हैं, वॉल्यूम का इशू है। आप कैसे उसको चुनेंगे? क्या आप ग्रासिम, अल्ट्राटेक या बड़े अंबुजा जैसे बड़े नामों में रहेंगे या आप मिड टियर में भी आएंगे सीमेंट में?
देखिए 6-8 महीने पहले तो हमें ग्रासिम और अल्ट्राटेक काफ़ी अच्छा लगता था और वो दोनों स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया। अगर आप ग्रासिम और अल्ट्राटेक का चार्ट देखें, तो दे वर स्ट्रक्चरल मूवर्स फॉर अबाउट 1 एंड अ हाफ ईयर्स। अब उस पॉइंट पे आ गया है कि वो कंसोलिडेशन फेज़ में चले गए हैं। सो अब हमारा फ़ोकस लार्ज कैप सीमेंट से मिड कैप सीमेंट में चला गया है और मुझे लगता है कि मिड कैप सीमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, क्योंकि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्ले कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्ले कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ थीम प्ले कर रहे हैं, तो तीनों थीम्स में आई थिंक सीमेंट काफी अच्छा लगता है। और जो मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज है उसमें ज्यादा डाउनसाइड रही नहीं है और रीसेंट करेक्शन में भी वो सब खड़े रहे हैं। सो विदाउट टेकिंग नेम्स, आई थिंक द टॉप 3-5 नेम्स इन द मिड कैप सीमेंट स्पेस, वी लाइक ऑल ऑफ देम। कुछ कमजोरी की बातें कर लेते हैं। ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी और जो चाइना का डेटा आ रहा है, क्या इसकी वजह से निवेशकों को और ट्रेडर्स को मेटल काउंटर्स, मेटल और माइनिंग में सतर्क रहना चाहिए, या वहां पे भी आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो ठीक लग रहे हैं? देखिए ग्लोबल इश्यूज तो है, नो डाउट अबाउट इट, और उसके कारण इंडियन मार्केट्स हो सकता है कि एक रेंज में चला जाए जो हुआ था इस साल के शुरुआत में। बट जिस तरह से इंडियन मार्केट्स ने हैंडल किया है इस ग्लोबल इश्यूज को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, सारे फैक्टर्स आई थिंक अच्छे से डाइजेस्ट हुए हैं। इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट ओवरऑल बेसिस पे। मेटल्स के बारे में बात करें तो लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक कैंप है जो बोलता है कि ग्लोबल हेडविंड्स के कारण मेटल कंपनीज अच्छे कर नहीं पाएंगे, और लोकली अगर आप ऑन द ग्राउंड लोगों से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, तो कमेंट्री काफी सॉलिड है। और चार्ट्स को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मेटल्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर 12 से 18 महीने का व्यू है। मेटल्स इंडेक्स पिछले 2-2.5 महीने से एक रेंज में है, अभी वो अपने एकदम सपोर्ट लेवल पे है, और जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, आई थिंक सबके मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट दीज आर गुड लेवल्स टू टॉप अप ऑन मेटल्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो गया है। एक महीना पहले वो था नहीं क्योंकि काफी चल गए थे, बट अब जो रीसेंट करेक्शन आया है, आई थिंक मेटल्स इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर। ये भी आपकी काफी डिफरेंशिएटेड व्यू है। लोग एक बार को डर के निकल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इस कमजोरी को मैं बिल्डअप करने का आप मौका देखें। ये काफी डिफरेंशिएटेड व्यू। गौतम, ये कैपिटल गुड्स के बारे में क्या आपका व्यू बन रहा है? एक तो बड़ी चौतरफा रैली देखी, बट पिछले 4-5 महीने से साइडवेज भी आए। इस क्वार्टर जब एबीबी और कमिंस इंडिया ने अपने रिजल्ट और कमेंट्री दी तो उसमें नया जोश सा भर दिया। हालांकि सीमेंस थोड़ा कमजोर था। क्या कैपिटल गुड में टाइम करेक्शन पूरा हो गया है, वापस घुसना चाहिए, या अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अजय जी, 2-2.5 साल पहले हम कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट के बारे में बात करते थे और मैंने कहा था कि उसमें एक डेकेड लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ऐसी तेजी हमने देखी, चाहे एलएनटी हो, कमिंस, एबीबी, सब में बहुत बड़ी तेजी आई। एंड आई थिंक अब सारे जो पॉजिटिव्स है वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है। तो अगला 2 क्वार्टर का जो अर्निंग्स है इन सम सेंस इज ऑलरेडी इन द प्राइस टुडे। तो आप इस लेवल्स पे अगले 2 साल के अर्निंग्स के बेसिस पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। और ये सब वापस काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, तो इस लेवल्स पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम नहीं है, चाहे आप फंडामेंटल्स देखें या टेक्निकल्स देखें। तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कैपिटल गुड्स में, ऑटो में, पीएसयू में और रियल एस्टेट में, क्योंकि ये एकदम चार फैंसी सेक्टर्स थे पिछले 6 से 12 महीनों का, और मुझे लग रहा है कि ये और अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने कंसोलिडेट करेंगे। तो इस लेवल्स पे इन सेक्टर्स में खरीदारी मत कीजिए। एक आखिरी सवाल, एक नया सनराइज सेक्टर है रिन्यूएबल्स, चाहे हम टाटा पावर की बात करें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, आइनॉक्स, सुजलॉन की बात करें, उसमें बहुत, इवन अदानी ग्रीन फॉर दैट मैटर, काफी एक्शन हो रहा है पूरे रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स में। आपको वहां पे कुछ पसंद आता है? हाँ, सेक्टर तो काफी अच्छा है। जितना हमने रिसर्च किया है इस पे, हमें लगता है कि ये अगले 3 से 5 साल की स्टोरी बन सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना नहीं है क्योंकि काफी स्टॉक्स चल चुके हैं। अगर आप टाटा पावर को ही देख लीजिए या अडानी ग्रीन को देख लीजिए, ये सब स्टॉक्स चल के अब एक कंसोलिडेशन फेज में है। बट आई डोंट थिंक दिस इज अ नियर टर्म अपॉर्चुनिटी। इसको 3 से 6 महीने के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, पर अगर किसी का 3 से 5 साल का व्यू है तो हर डिक्लाइन में ये जो सारे 3-4 स्टॉक आपके जिसने नाम लिए, आई थिंक हमें सब अच्छे लगते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सीलेंट गौतम, एक एग्जॉस्टिव बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अच्छा लगता है, आपका जो बैंडविड्थ है वो इतना बहुत वाइड एरिया ऑफ स्टॉक्स को कवर करता है, तो मजा आ जाता है उस बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी समय देने के लिए। चलिए, ये था मार्केट महारथी सेगमेंट।